अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। बहुत पुराने जमाने की बात है। चंदू नाम का एक लकड़हारा किसी गांव में रहता था। बड़ा मेहनती नौजवान था। दिन भर लकड़ियां काटता, शाम को लकड़ियों का गट्ठा उठाकर राजा के यहाँ पहुंचा आता। वहां से जो कुछ मिलता उससे अपना और अपने नन्हे बच्चे सुंदर का पेट पालता। एक दिन चंदू लकड़ियां काटने जंगल में जा रहा था। इत्तेफाक से उसे एक पत्थर से ठोकर लगी। चंदू दर्द के मारे बिलबिला उठा, मगर था बहुत नेकदिल शख्स। सोचा ये पत्थर यहीं पड़ा रहा तो शायद किसी और के भी ठोकर लगे। चाहा कि पत्थर को रास्ते से हटा दे, लेकिन पत्थर को सरकाना था कि उसके नीचे से ये बड़ा काला नाग फुनकारता हुआ बाहर निकला और चंदू को डस गया। सांप ऐसा जहरीला था कि चंदू बेचारा पानी तक ना मांग सका, वहीं गिरकर ढेर हो गया। सुंदर की माँ उसकी पैदाइश पर ही स्वर्गवास हो चुकी थी। बाप का सहारा यूं जाता रहा तो दुनिया उसकी नजरों में अंधेरी हो गई। रो रो कर बुरा हाल कर लिया। न दिन को चैन न रात को आराम, हर वक्त उसे रोने से काम था। लेकिन कौन ऐसा दर्दमंद था कि उसके गम से गमगीन होता और मोहब्बत से उसे तसल्ली तशफ़ी देता। मगर खुदा बड़ा कारसाज है। उसने सुंदर को माँ बाप की शफकत से महरूम किया तो उसके लिए राजा के दिल में रहम डाल दिया। राजा ने जब चंदू की अचानक मौत की खबर सुनी तो एक और लकड़हारे को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम सुंदर को अपने पास रखो और अच्छी तरह से उसकी परवरिश करो। उसकी परवरिश का तमाम खर्च हम खुद बर्दाश्त करेंगे। ये लकड़हारा राजा के हुक्म के मुताबिक सुंदर को अपने घर ले आया और उसकी परवरिश करने लगा। सुंदर जरा बड़ा हुआ तो उसे लकड़ी पर नक्शो निगार बनाने का काम सिखाने के लिए कारीगर उस्ताद रखे गए। उनसे काम सीखकर थोड़े ही अरसे में सुंदर लकड़ी पर ऐसे अच्छे नक्श बनाने लगा कि जो देखता हैरान रह जाता। उस लकड़हारे के यहाँ सुंदर को ऐसा आराम मिला कि अपने बाप का गम भूल गया और उस लकड़हारे ही को अपना बाप समझने लगा। उस लकड़हारे की एक लड़की थी, उसका नाम था कमला। ये निहायत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की थी। दोनों हमेशा इकट्ठे खेलते और इकट्ठे ही सैर को जाते थे। रफ्ता रफ्ता सुंदर को उससे बड़ी मोहब्बत हो गई। एक दिन नन्ही कमला कुएं पर पानी भरने लगी तो अचानक उसका रस्सा हाथ से छूटकर कुएं में गिर पड़ा। वो जार जार रोने लगी। इतने में सुंदर भी फिरता फिराता कुएं पर आ निकला। कमला को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रही हो? कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नया रस्सा कुएं में गिर पड़ा है, अब मेरी माँ मुझे मारेगी। सुंदर ने शोखी से मुस्कुराकर कहा, अच्छा होगा, तुम्हें पिटना ही चाहिए। कमला रोते हुए बोली, माँ मेरी जान निकाल लेगी। अच्छे सुंदर, मेरा रस्सा निकाल दो। सुंदर बोला, एक शर्त पर रस्सा निकाल सकता हूँ। कमला ने पूछा, किस शर्त पर? सुंदर ने जवाब दिया, वादा करो कि तुम मेरे साथ शादी कर लोगी। भोली भाली कमला क्या जाने शादी क्या होती है, समझी गुड्डे गुड़िया के खेल की तरह ये भी कोई खेल होगा। बोली, हाँ मैं जरूर तुमसे शादी कर लूंगी। ये सुनकर सुंदर ने फौरन अपनी पगड़ी उतारकर कुएं में लटका दी, लेकिन पगड़ी थी छोटी, पानी की तह तक ना पहुंच सकी। अब क्या किया जाए? पगड़ी कुएं में से निकालकर कमला के दुपट्टे को उसके साथ बांधा और सिरे पर कांटे उलझाकर उसे फिर कुएं में लटका दिया। रस्सा कांटों में उलझ गया तो सुंदर ने बहुत एहतियात से उसे ऊपर खींच लिया। कमला रस्सा पाकर बहुत खुश हुई। उसे लेकर घर की तरफ भागने लगी तो सुंदर ने कमला का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने अभी मुझसे वादा किया था कि मेरे साथ शादी कर लोगी। पहले अपना वादा पूरा करो, फिर तुम्हें घर जाने दूंगा। आओ इस पेड़ के गिर्द 7 चक्कर लगाएं। सुंदर की पगड़ी और कमला का दुपट्टा पहले ही से बंधा हुआ था। कमला इस बात को खेल समझकर झट तैयार हो गई और सुंदर का पल्ला पकड़कर पेड़ के गिर्द 7 चक्कर लगा लिए। उसे क्या मालूम था कि फेरे लेने से क्या होता है। कमला अब जवान हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी, जो उसे देखता शजदर रह जाता। राजा के लड़के ने जब कमला की खूबसूरती का हाल सुना तो उसे देखने के लिए आया। देखना था कि दिलो जान से उसके हुस्न पर फिदा हो गया। घर जाकर बाप से कहा कि मैं तो लकड़हारे की बेटी कमला ही से शादी करूंगा। राजा ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। राजकुमार लकड़हारे की बेटी से शादी करे, ये क्यों कर हो सकता था? मगर जब मंत्रियों से मशवरा किया तो सबने यही राय दी कि नौजवान राजकुमार की शादी वहीं करनी चाहिए जहां वो करना चाहता है। बहुत पशु पेश के बाद राजा ने लकड़हारे की बेटी के लिए अपने बेटे का पैगाम भिजवा दिया। कमला के बाप की खुशी का कुछ ठिकाना नहीं था।
इस ख्याल से जामे में फूला न समाता था कि मेरी बेटी होने वाले राजा की रानी बन रही है। कमला तो बचपन के सारे खेल भूल चुकी थी। वो अब पहले जैसी शौक और चंचल लड़की ना रही थी, सुगड़ और सलीके वाली औरत बन चुकी थी। उसने इस संजोग पर खामोशी से अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। सिर्फ एक सुंदर था जो ये खबर सुनकर उदास था और अकेले में आंसू बहाता रहता था। ब्याह की तैयारियां बड़ी धूमधाम से शुरू हो गईं। दोनों तरफ खुशियां मनाई जा रही थीं। बस शादी की तारीख मुकर्रर होने की देर थी। गांव भर के लोग लकड़हारे की किस्मत पर रश्क कर रहे थे। पुराने जमाने में दस्तूर था कि शादी के मौके पर पंडित को लड़की का हाथ या जन्म पत्री दिखाकर पूछा जाता था कि दूल्हा के लिए दुल्हन अच्छी होगी या बुरी। राजा ने इस गरज के लिए एक नामी गिरामी पंडित को कमला की जन्म पत्री देखने के लिए भेज दिया कि उसे पढ़कर वो रिश्ते के बारे में राय भी दे सके और शादी की तारीख भी मुकर्रर कराए। कमला गहने कपड़े से लदी फंदी पंडित जी के सामने एक चौकी पर आकर बैठ गई। पंडित जी ने उसका हाथ देखते ही एकदम छोड़ दिया और कहने लगे, इस लड़की की तो शादी पहले हो चुकी है। ये सुनकर कमला और उसके माँ बाप पर तो गोया बिजली सी गिर पड़ी। शादी हो चुकी है? शादी क्यों कर हो सकती है? कमला का बाप लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। पंडित जी महाराज, मुझे यूं बर्बाद ना कीजिए। मालूम होता है आपको हिसाब लगाने में धोखा हुआ है। मेरी कन्या तो अभी कुंवारी है, आप फिर गौर से लड़की का हाथ देखिए। पंडित जी ने सर हिलाते हुए कहा, मुझे कभी धोखा नहीं हो सकता। तुम जिसका नमक खाते हो उसी से धोखा करते हो। एक ब्याही हुई औरत की शादी राजकुमार से क्यों कर हो सकती है? ये सुनकर कमला के बाप की आंखों में खून उतर आया। बढ़कर लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, सच सच बता, ये क्या बात है? तेरी शादी किससे हुई है? कमला बेचारी हैरान थी, बाप के गुस्से की ताब ना ला सकी और गिरकर बेहोश हो गई। बाहर लोग जमा थे, शोर सुनकर अंदर आ गए। सुंदर भी वहीं मौजूद था। उसने बढ़कर कमला को उठा लिया, चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे तो कमला ने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही पहली सूरत जो उसे नजर आई वो सुंदर की थी। सुंदर को देखते ही गुजरे हुए वाकयात उसकी आंखों में फिर गए। बचपन का जमाना और भूले बिसरे खेल याद आ गए कि क्यों कर एक रोज एक दूसरे का पल्ला पकड़कर पेड़ के गिर्द फेरे लगाए और शादी की थी। शर्म के मारे उसकी आंखें झुक गईं। उसने सारी बात सच सच पंडित जी से बयान कर दी और कहा, मगर पंडित जी, वो तो सिर्फ खेल था, बचपने का खेल। ये दास्तान सुनकर पंडित उठ खड़ा हुआ और बोला, बेटी, ब्याह कोई खेल नहीं होता, वो सचमुच का बंधन होता है। अब तुम्हें सुंदर ही की पत्नी बनकर रहना होगा। कमला का बाप गुस्से के मारे खड़ा कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से गुस्सा दबाकर सुंदर से कहा, तुमने मेरे एहसानों का बदला यूं अदा किया? सुंदर चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। कमला के बाप ने गरजते हुए कहा, सुंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ, कमला को साथ लेकर दोनों मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। कमला रोती हुई उठी और सुंदर का दामन पकड़कर बाप के घर से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। दोनों चलते चलते एक दूसरे शहर में पहुंचे। कई दिन के सफर से निढाल हो रहे थे। सामने एक सराय नजर आई तो उसमें दाखिल हो गए। सराय की मालिक भटियारी से पूछा, हमें यहाँ ठहरने को ठिकाना मिल सकता है? सराय की भटियारी एक चलता पुर्जा थी। बोली, ठिकाना क्यों ना मिलेगा? किराए और अपने खाने पीने के दाम अदा करो और जितने रोज जी चाहे ठहरो। सुंदर ने कहा, बड़ी बी, मेरे पास अदा करने को पैसे तो मौजूद नहीं। यहाँ काम करके जो कुछ कमाऊंगा उससे तुम्हारा हिसाब भी चुकाता रहूंगा। भटियारी ने पूछा, काम क्या करते हो? सुंदर ने जवाब दिया, लकड़ी पर नक्शो निगार बनाता हूँ। भटियारी कुछ देर सोच में पड़ी रही, फिर बोली, तो यूं रहा कि जो कुछ तुम बनाओ वो मुझे दे दिया करो, मैं खुद उसे बेचकर अपने पैसे रख लिया करूंगी और जो कुछ बचेगा तुम्हारे हवाले कर दिया करूंगी। सुंदर को उस वक्त सर छुपाने का ठिकाना चाहिए था। बोला, मुझे मंजूर है। भटियारी ने कोठरी दे दी। उसी में मियाँ बीवी दोनों उतर गए। सुंदर ने काम शुरू कर दिया। हर रोज लकड़ी की बहुत खूबसूरत चीजें बनाकर भटियारी को दे देता। वो उन चीजों को बाजार में बेचती और उनके सारे दाम खुद रख लेती। सुंदर पूछता कि मेरी चीजों की कीमत क्या मिली, तो कह देती कि जो कुछ मिला वो हिसाब में पूरा हो गया, तुम्हें देने को कुछ भी नहीं बचा। सुंदर ये सुनकर खामोश हो जाता। एक रोज कमला ने सुंदर से कहा, बदन के कपड़े तार तार हुए जा रहे हैं,
पैसा एक भी नहीं बचता कि नए कपड़े सिए जाएं। यूं कब तक गुजर हो सकेगी? यहाँ काम के अच्छे दाम नहीं मिलते तो आओ किसी दूसरे शहर में चलकर तकदीर आजमाएं। सुंदर और कमला ने वहां से रुखसत होने की तैयारी की तो भटियारी घबराई। सोचा आमदनी की जो सूरत बनी हुई है बंद हो जाएगी। अकेले में कमला को समझाने बैठ गई कि बेटी, लकड़ी के काम के तो यही दाम हर शहर में मिलेंगे। ज्यादा आमदनी की ख्वाहिश है तो अपने मियाँ से कहो कि जंगल से जाकर संदल की लकड़ी लाए और उसकी चीजें बनाकर दे। वो अलबत्ता अच्छे दामों बिक जाया करेंगी। सुंदर और कमला ने आपस में मशवरा किया। बहुत देर गौर के बाद तय किया कि किसी दूसरे शहर में जाना बेकार है। सफर की तकलीफें उठाने के बाद वहां भी अगर दाम यही मिले तो अफसोस होगा। बेहतर यही है कि इसी शहर में ठहर कर संदल की लकड़ी की चीजें बनाई जाएं। ये तय करके सुंदर ने भटियारी से पूछा कि संदल की लकड़ी कहाँ से मिल सकेगी। भटियारी ने बताया कि इस शहर के पश्चिम में एक बहुत घना जंगल है। उसके दूसरे सिरे पर संदल के पेड़ खड़े हैं, वहां से जाकर ले आओ। सुंदर ने कहा, मैं कल ही लकड़ी की तलाश में रवाना हो जाऊंगा। मेरी गैर हाजिरी में मेरी बीवी का ख्याल तुम्हें रखना होगा। अगले रोज सुबह सवेरे सुंदर उठकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल का किनारे का हिस्सा तो बहुत सरसब्ज और खुशनुमा था, लेकिन सुंदर ज्यों-ज्यों ज्यादा अंदर गया, जंगल बहुत घना और अंधेरा होता चला गया। अब तो उसमें ज्यादा आगे जाते भी खौफ आता था। घप अंधेरा और उस पर जंगली जानवरों का खौफ खून खुश्क किए देता था। सुंदर अपना कुल्हाड़ा उठाए डरते डरते बड़ा चला जा रहा था। बहुत दूर निकल गया, लेकिन जंगल किसी तरह खत्म होने में ही ना आता था। कुछ और आगे बढ़ा तो क्या देखा, पानी का एक बहुत बड़ा जोहड़ है और उसके चारों तरफ दरख्तों के झुंड खड़े हैं। सुंदर ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि भटियारी ने मुझे खामखा मुसीबत में डाल दिया। मजबूर होकर वापस लौटने को था कि उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ दिखाई दिया। सुंदर ने बड़े अदब से उसके पैरों को छुआ और उसके सामने खामोश बैठ गया। साधु ने उससे पूछा, बेटा तू इस जंगल में कैसे आ गया? सुंदर बोला, मुझे संदल की जरूरत यहाँ ले आई है। साधु ने कहा, संदल का जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ बहुत से जंगली जानवर भी रहते हैं। अगर तुझमें हौसला है तो अपने दाएं हाथ सीधा चला जा। सुंदर ये सुनकर परेशान तो हुआ कि संदल का जंगल अभी बहुत दूर है, मगर फिर सोचा जब इतनी दूर आ गया हूँ तो अब खाली हाथ क्या लौटूं। जिस तरफ जाने के लिए साधु ने कहा था उसी तरफ को चल खड़ा हुआ। कई दिन सफर करता रहा। जंगल के फल और जड़ी बूटियां खाकर पेट भरता, नदियों और चश्मों का पानी पीता और फिर चल खड़ा होता। कई रोज मुसीबतें झेलकर आखिर संदल के जंगल में पहुंच गया। संदल के जंगल से सुंदर ने बहुत सी लकड़ियां काटी, जंगली बेलें लपेटकर उनका बहुत बड़ा गट्ठा बनाया और उसे सर पर रखकर वापस चल खड़ा हुआ। अकेला आदमी बोझ सर पर थोड़ी दूर चलता और गट्ठा जमीन पर रखकर दम लेने के लिए बैठ जाता। एक रोज यूं ही एक झील के किनारे लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर रखकर दम लेने बैठा हुआ था कि यकायक उसे जंगल में से एक औरत की चीखों की आवाज सुनाई दी। ये लकड़ियां वहीं छोड़कर और कुल्हाड़ा उठाकर उस तरफ को लपका जिधर से चीखों की आवाज आई थी। थोड़ी ही दूर गया था कि देखा कि एक शेर ने हिरनी को पकड़ रखा है और उसका काम तमाम करने को है। सुंदर ने आओ देखा ना ताओ कुल्हाड़ा उठाकर शेर पर हमला कर दिया। शेर ने हिरनी को तो छोड़ दिया और गजबनाक होकर सुंदर पर लपका। सुंदर शेर पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़े से वार कर रहा था। शेर जरा सी देर में ठंडा हो गया, लेकिन शेर से लड़ने में सुंदर को कई जख्म आ गए और उनसे बहुत सा खून बह जाने की वजह से सुंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुंदर होश में आया तो देखा कि एक झोपड़ी में पड़ा है और एक बुढ़िया उसके करीब बैठी उसे फिक्रमंद नजरों से देख रही है। सुंदर ने कराहते हुए पूछा, तुम कौन हो? बुढ़िया बोली, मेरा मियाँ लकड़हारा था, मर चुका है। मैं अकेली अब इस झोपड़ी में रहती हूँ। जंगल की जड़ी बूटियां जमा करके साल में 1-2 बार बस्ती में चली जाती और बेच आती हूँ। उनके बेचने से जो कुछ मिल जाता है उससे अपना पेट पालती हूँ। सुंदर ने दर्द के मारे आंखें बंद करके पूछा, और मैं यहाँ कैसे आया? बुढ़िया ने जवाब दिया, मेरी हिरनी पर एक शेर ने हमला कर दिया था। मैंने बेइख्तियार होकर गुल मचाया, तुम शायद आसपास कहीं मौजूद थे। मेरी आवाज सुनकर आ गए और शेर को मारकर मेरी हिरनी को बचा दिया। शेर से लड़ने में तुम जख्मों से चूर होकर गिर पड़े थे। मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी में उठा लाई।
सुंदर ने उठना चाहा मगर बुढ़िया ने रोक दिया और बोली, तुम्हारे जिस्म में से बेहद खून निकल चुका है, तुम्हें अब हिलना जुलना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे जख्मों पर एक जंगली बूटी पीसकर लगा दी है, उम्मीद है इससे जख्म भर जाएंगे। सुंदर यहाँ अरसे तक बीमार पड़ा रहा और बुढ़िया उसकी तीमारदारी करती रही। सुंदर को रुखसत हुए बहुत से दिन गुजर गए तो भटियारी बड़ी परेशान हुई। दिल में कहने लगी कि सुंदर की वजह से जो आमदनी होती थी वो तो बंद हो गई और कमला को खिलाने पिलाने का खर्च मेरे सर पड़ गया। किसी तरह इस लड़की से निजात पाना चाहिए। कमला खूबसूरत तो थी ही। भटियारी ने सोचा इसे किसी के हाथ बेच दिया जाए तो माकूल कीमत वसूल हो जाएगी। शहर का एक सौदागर बर्दा फरोशी का काम किया करता था। उससे मिलकर भटियारी ने कमला को बेचने की बातचीत कर ली। सौदागर ने कहा, कीमत लड़की को देखने के बाद तय होगी। भटियारी ने सराय में वापस आकर कमला से कहा, तुम हर वक्त सुंदर की याद में उदास बैठी रहती हो, आओ आज तुम्हें एक जगह मिलाने के लिए ले चलूं। घर से बाहर निकलकर और मिलजुल कर तुम्हारा दिल बहलेगा। कमला का जी कहीं जाने को तो ना चाहता था, लेकिन भटियारी ने इसरार कर करके मजबूर कर दिया तो तैयार हो गई। भटियारी ने उसे अपने भड़कीले कपड़े निकालकर पहनाए और बना सवार कर सौदागर के यहाँ ले गई। कमला को अंदर सौदागर की बीवी के पास बिठाया और खुद बहाने से उठकर बाहर सौदागर के पास आ गई। उसे साथ लाकर दरवाजे में से कमला की शक्ल दिखा दी। सौदागर ने देखा कि लड़की बड़ी खूबसूरत है। राजा के हाथ दासी बनाकर बेचा तो मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। माकूल कीमत भटियारी के हवाले कर दी। भटियारी कीमत वसूल करके बाहर से बाहर ही सराय को चंपत हो गई। भटियारी बहुत देर तक वापस अंदर ना आई तो कमला ने सौदागर की बीवी से कहा, जरा बाहर जाकर तो देखिए कि वो कहाँ रह गई। सौदागर की बीवी ने वापस आकर बताया कि वो तो वापस चली गई और तुम्हें मेरे मियाँ के हाथ बेच गई है। कमला ने ये सुना तो सर पीट लिया। 2-3 रोज बाद सौदागर कमला को लेकर बेचने के लिए राजा के महल को चला। राजा ने कमला को देखा तो बहुत पसंद किया। जब अपने राजकुमार से कमला का रिश्ता करना चाहा था तो राजा ने खुद कमला को ना देखा था। उसने सौदागर को मुंह मांगी कीमत देकर रुखसत कर दिया। राजकुमार की शादी अब एक राजकुमारी से हो चुकी थी। राजा ने हुक्म दिया कि कमला को राजकुमारी की दासियों में शामिल कर दिया जाए। कमला रनवास में दासी बनकर रहने लगी। बड़ी मेहनत से अपना काम करती, चंद ही रोज में राजकुमारी की नजरों में चढ़ गई। वो कमला को उदास देखकर अक्सर पूछती, तुम्हें किस बात का गम सताता रहता है? लेकिन कमला हमेशा इस बात का जवाब टाल जाती। इधर सुंदर जब तंदुरुस्त हो गया तो उसने बुढ़िया की मोहब्बत और मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और संदल की लकड़ी का गट्ठा उठा वापस रवाना हुआ। अरसे के बाद सराय में पहुंचा तो क्या देखता है कि कमला गायब है। भटियारी से पूछा, कमला कहाँ है? भटियारी बोली, मैं क्या जानूं कहाँ है, मैंने तो तुम्हारे पीछे उसे बहुत मोहब्बत से रखा। अरसा तक वो तुम्हारा इंतजार करती रही, उसके बाद एक रोज ना मालूम चुपचाप उठकर कहाँ निकल खड़ी हुई। सुंदर ने ये सुना तो भौंचक्का रह गया। घबराकर बोला, मैं अभी उसकी तलाश में निकलता हूँ। भटियारी बिगड़कर बोली, तलाश में पीछे निकलना, पहले मेरा हिसाब चुका दो। मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी में इतने दिन तुम्हारी बीवी को खिलाया पिलाया, उसके दाम मुझे कौन देगा? हिसाब चुकाने के लिए सुंदर गरीब के पास क्या धरा था। बोला, कमला मिल गई तो उसे लेकर मैं यहीं वापस आ जाऊंगा। संदल की लकड़ी बहुत सी साथ ले आया हूँ, उसकी चीजें बनाकर चंद ही रोज में तुम्हारा हिसाब साफ कर दूंगा। भटियारी बोली, कौन जाने कमला कहाँ चली गई और उसकी तलाश में कितना वक्त लगेगा। मैं इतनी मुद्दत कैसे सब्र करके बैठ सकती हूँ। पहले संदल की लकड़ी की चीजें बनाकर मुझे दो, उसके बाद तलाश में जहाँ तुम्हारा जी चाहे शौक से चले जाना। सुंदर गरीब को इसके सिवा चारा नजर न आया कि भटियारी की सराय में ठहरे और कर्ज का जो हिसाब वो बताती है संदल की चीजें बनाकर पूरा करे। सुंदर सारा दिन कमला की याद में आंसू बहाता हुआ संदल के पंखे बनाया करता। कमला उसके ख्याल में बसी हुई थी। पंखों के किनारे पर कमला ही का नाम लिख लिख कर खुशनुमा बेल बूटे बना देता। भटियारी उन पंखों को राजा के रनवास में जाकर राजकुमारी के हाथ बड़े महंगे दामों बेच आती। वापस आकर सुंदर से कह देती कि औने पौने दामों बेच आई हूँ, रुपया तुम्हारे कर्ज के हिसाब में जमा कर लिया है। इधर राजकुमारी को संदल के ये पंखे बहुत पसंद आए। अव्वल तो बहुत सबक, फिर उन पर काम निहायत खुशनुमा, फिर ये खूबी कि इधर पंखा हिलाया उधर संदल की खुशबू से सारा कमरा महक उठा।
सुंदर जितने भी पंखे बनाता सबके सब राजकुमारी ही भटियारी से ले लिया करती थी। एक दिन कमला के काम से खुश होकर राजकुमारी ने इनाम में संदल का एक पंखा उसे दे दिया और कहा, तुम अपने कमरे में उदास और गमगीन पड़ी रहती हो, इस पंखे की खुशबू से तुम्हारा दिल बहलेगा। कमला ने शुक्रिया अदा करके बड़े अदब से पंखा ले लिया और अपने कमरे में चली गई। वहां पंखे को देखा तो उसकी बेल में अपना नाम लिखा पाया। समझ गई कि ये काम मेरे सुंदर का बनाया हुआ है। खुशी की एक चीख उसके मुंह से निकल गई। आसपास से दूसरी दासियां भागी हुई ये देखने आईं कि कमला ने चीख क्यों मारी। आकर देखती क्या है कि कमला पंखे को चूम चूम कर आंसू बहा रही है। सबने कमला से पूछा कि क्या हुआ, मगर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। दासियों ने इस बात की खबर राजकुमारी को पहुंचाई। राजकुमारी ने कमला को अपने हुजूर में बुलवाया और पूछा, तुम पंखे को चूम चूम कर रो क्यों रही थी? कमला जवाब न देने पाई थी कि राजकुमार वहां आ पहुंचा। उसने कमला को देखा तो फौरन पहचान लिया कि ये तो लकड़हारे की वही लड़की है जिससे मैं कभी शादी करना चाहता था। उसने हैरान होकर पूछा, कमला तुम यहाँ कहाँ? राजकुमार ने कमला को पहचाना तो राजकुमारी हैरान रह गई। पूछा, इस लड़की को आप कब से जानते हैं? राजकुमार ने जवाब दिया, फिर अकेले में बताऊंगा कि मैं इस लड़की को कब से जानता हूँ। राजकुमार के इसरार पर कमला ने अपनी सारी कहानी अव्वल से आखिर तक राजकुमार को सुना दी। राजकुमारी ने कहा, एक भटियारी ही तो संदल के ये पंखे लाकर मेरे हाथ बेच जाती है। राजकुमार ने उसी वक्त भटियारी को बुलवाया। वो हाजिर हुई तो पूछा, जो पंखे तू राजकुमारी के हाथ बेच जाती है वो किसके बनाए हुए होते हैं? भटियारी ने पहले तो इस बात का जवाब टालना चाहा। उसे डर हुआ कि कहीं राजकुमार सुंदर को खुद नौकर रखकर मेरी आमदनी बंद न करा दे। लेकिन जब राजकुमार ने उसे डांटा डपटा तो डर कर बता दिया कि मेरी सराय में एक मुसाफिर उतरा हुआ है, वही मुझे पंखे बनाकर दे देता है। राजकुमार ने उसी वक्त सिपाही भेजकर सुंदर को बुलवा लिया। सुंदर के आने पर कमला बुलाई गई। कमला आते ही बेइख्तियार होकर सुंदर से लिपट गई। उधर ये नजारा देखकर भटियारी का खून इस डर से खुश्क हो गया कि अब मेरी कारस्तानियों का भांडा फूट जाएगा। राजकुमार ने सवाल कर करके सारी बात का पता लगा लिया कि भटियारी किस तरह शुरू से कमला और सुंदर को लूटती रही है। उसने किस तरह कमला को बेचकर रुपया कमाया और अब किस तरह पंखे बड़ी बड़ी रकमों पर राजकुमारी के हाथ फरोख्त करके सारा रुपया खुद हजम कर लेती है। राजकुमार के हुक्म से भटियारन को फरेब के जुर्म में सजा मिली। जो रुपया उसने सुंदर और कमला से दगाबाजी करके हासिल किया था वो सुंदर और कमला को मिल गया। राजकुमार ने उन्हें अपने पास से भी बहुत सा रुपया दिया और मियाँ बीवी दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।